कल मैंने एक बेसिक बातें आपको बता दी थी कि आगे क्या क्या घटना घटित होने वाली है। आज एक एक करके इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी तक आप सबके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी होगी कि भाई अंग्रेज जो लोग हैं वो भारत में आ चुके हैं और भारत के अंदर अंग्रेज जो हैं वो अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके हैं, है ना। और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई थी सर। और सत्ता को स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य यहाँ पे फैला दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। और अलग अलग जगह पर अब इनके खिलाफ आंदोलन होना शुरू हुए, जिसमें जनजातीय आंदोलन हो चुके हैं। सभी जनजातीय आंदोलन मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तो जनजातीय आंदोलन भी हो चुके हैं और 1857 की क्रांति भी हो चुकी है। और अब इनको एक बात समझ में आ गई है कि अगर भारतीय लोगों को खत्म करना है, भारतीय लोगों को अलग करना है, तो इनकी जो यूनिटी बन रही है, इनकी जो एकता बन रही है, उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनकी एकता को तोड़ना पड़ेगा। ये कौन सोच रहे थे? अंग्रेज सोच रहे थे। और भारतीय लोग क्या सोच रहे थे? भारतीय लोग ये सोच रहे थे कि भाई हमने 1857 की क्रांति में हमारी ये क्रांति विफल क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास वो नहीं था कि एक लीडर कोई हो, हमारी कोई बात रखे अंग्रेजों के सामने, ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं था। इसलिए हम 1857 की क्रांति हमारी विफल हो गई, असफल हो गई। तो लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा कोई कुछ हो जो हमारी लीडिंग करे, हमारा लीडर बने और हमारी बातों को आगे जाके रखे। क्योंकि इसी समय तक भारत में क्या हो चुका था? इसी समय तक भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि हो चुकी थी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो चुके थे, है ना। विधवा पुनर्विवाह ऐसी चीजों को रोका जा चुका था, है ना। और बहुत सारी पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पे आ चुकी थी। पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न जो आपकी होती है, या फिर कह सकते हो कि अंग्रेजी शिक्षा जो है ना, जो हमारे यहाँ पे प्राचीन व्यवस्था चल रही थी, जब प्राचीन शिक्षा चल रही थी, वो लोगों के पास नहीं थी। पाश्चात्य शिक्षा आ चुकी थी, लोग पढ़ लिख गए थे, लोगों को नॉलेज हो गई थी चीज़ों की कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है। तब लोगों को ये नहीं था कि यार 1857 की जैसी हमको क्रांति करना है। लोगों के दिमाग में यह था कि एक टीम बनाई जाए और ऐसी टीम बनाई जाए जो कम से कम अंग्रेजों के सामने हमारी बात रखे। और ये मैं फिर आपसे कह दूं कि भारतीय लोगों का कभी ये विचार नहीं था कि हम आज़ाद हो जाए, कोई भी लोग आ जाए, इनका कभी भी ये विचार नहीं होगा कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। इनका बस इतना विचार था कि अंग्रेज यहाँ पे रहें और उनके साम्राज्य में हमारी भी भागीदारी हो, ये बस इतना चाहते थे। इसीलिए एक बहुत बड़ी पार्टी की स्थापना यहाँ पे हो जाएगी 1885 के अंदर, और ये पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस क्या काम करेगी? कांग्रेस ज्ञापन देगी, कांग्रेस रिक्वेस्ट करेगी, कांग्रेस अपनी बात रखेगी अपना ग्रुप बनाकर। तो कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी सेफ्टी वॉल्व काम कर रहा था। और जो कांग्रेस के अंदर कुछ नेता थे या कांग्रेस को आकर बाद में जुड़ने वाले लोग थे, वो तो यहां तक कहते थे कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे केवल और केवल किसका हाथ है? अंग्रेजों का हाथ है। जिस प्रकार प्रेशर कुकर में हवा निकालने के लिए सीटी काम करती है, प्रेशर वॉल्व काम करता है, उसी प्रकार से भारतीय लोगों में जो उग्र आंदोलन की प्रवृत्ति हो रही थी 1857 से, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने चाल चली और कांग्रेस की स्थापना कर दी, ताकि प्रेशर जो है वो एक ही जगह से निकल जाए। अगर ऐसी कोई पार्टी नहीं बनती तो सब के सब किस पर हावी हो जाते? अंग्रेजों के ऊपर। अगर पार्टी बन गई तो कम से कम लोग हम पे हावी नहीं होंगे, उस पार्टी के ऊपर हावी होंगे कि भाई हमने तुमको क्यों बनाया, कम से कम तुम तो बात रखो अंग्रेजों के सामने जाके। तो फिर वो पार्टी हमारे पास आएगी और हम उनको अपने अनुसार हैंडल कर लेंगे। तो ये भी आरोप लगा कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ये बहुत सारे कारण थे। और कल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस प्रत्येक साल अपना क्या करती थी? प्रत्येक साल अपना अधिवेशन रखती थी। अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है कि कांग्रेस प्रत्येक साल अपनी मीटिंग रखती थी, और कांग्रेस ने प्रत्येक साल क्या कर दी? अपनी मीटिंग आयोजित कर दी। अब हुआ क्या कि सन 1905 के आसपास आकर एक लॉर्ड कर्जन नामक व्यक्ति आता है। क्या आता है? लॉर्ड कर्जन नामक व्यक्ति। और ये लॉर्ड कर्जन व्यक्ति क्या करता है? लॉर्ड कर्जन क्या करता है? बंगाल का विभाजन कर देता है, या लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन की बात रख देता है। बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन करने की बात करता है। ये बंगाल था, इसमें ये पूर्वी बंगाल होता है, आज भी है पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, और ये हमारा पश्चिम बंगाल है जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। ये भी काफी चर्चा में आजकल, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। यहां पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, और यहां पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो अंग्रेज क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि जब भी हमें भारत को किसी बड़े आंदोलन से रोकना है, बड़ी उग्रता से रोकना है, तो हमें भारत के लोगों को तोड़ देना है। क्योंकि भारत के लोगों के बीच अब क्या हो रही है? यूनिटी बन रही है। हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो ये हमें भगा देंगे। इसलिए सबसे बड़ा जो केंद्र बना हुआ था उस समय, जहां पे लोगों का मानसिक विकास हो चुका था, लोग समझ चुके थे कि क्या चीजें चल रही है, वो था बंगाल। क्योंकि यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर थे,
यहीं पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, यहीं पर राजा राम मोहन राय थे, ऐसे सभी लोग बंगाल में थे। और बंगाल में होने की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा उग्रता लोगों में थी और यहीं पर सबसे ज्यादा विरोध होता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि संपूर्ण भारत में चीजें करने की बजाय सबसे पहले कंट्रोल कहां किया जाए, बंगाल में किया जाए। उस समय बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि आज तो बांग्लादेश बन गया, उस समय बांग्लादेश भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, तो संपूर्ण भारत के अंदर ही आता था। तो इसे पूर्वी बंगाल कहा गया और इसे पश्चिम बंगाल कहा गया। आज का ये बांग्लादेश है और ये हमारा वेस्ट बंगाल है, जहां ममता दीदी बैठती है। अब यहां पे क्या करा इन्होंने यहां पे बंगाल विभाजन की बात रखी और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को शुरू करने की बात की। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। भारतीय लोग समझ चुके थे कि ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा कर, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक कर और इन दोनों को आपस में लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना काम निकलवाना चाहते हैं। यहां पर जब बंगाल विभाजन होता है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? विरोध शुरू हो जाता है। कांग्रेस विरोध करती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस क्या करती है? विरोध करती है। अब कांग्रेस में अलग अलग लोग थे। कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे थे जो उग्र बात करते थे, उग्रवादी कहलाते थे या फिर कैसे थे, और एक जो थे वो उदारवादी थे। अब तक तो ये दोनों एक ही थे, उग्रवादी उदारवादी एक साथ सम्मिलित होते थे, लेकिन कुछ मीटिंग में अलग ओपिनियन रखते थे, कुछ अलग ओपिनियन रखते थे। जब बंगाल विभाजन होने लगा, बंगाल विभाजन शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या करा? विरोध शुरू कर दिया। उदारवादी चाहते थे कि विरोध केवल बंगाल में हो, क्योंकि विभाजन किसका हो रहा है? केवल बंगाल का। तो विरोध कहां होना चाहिए? केवल बंगाल में। जबकि उग्रवादी चाहते थे कि विरोध पूरे भारत में होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को यह पता तो चले कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उदारवादी कहते थे कि अगर हमने पूरे भारत में आंदोलन किया तो अंग्रेजों की वजह से हमें बहुत सारा फायदा भी हो रहा है, उसका हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और इसी विरोध की वजह से यहां पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। और स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि भाई अंग्रेज हमारे यहाँ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये व्यापार करते हैं, इनको फायदा होता है। इनको फायदा व्यापार में क्यों होता है? क्योंकि हम इनकी चीजें खरीदते हैं। तो हम आज से एक काम करेंगे कि हम बंगाल विभाजन के विरोध में इनकी चीजों को खरीदना बंद कर देंगे। खरीदना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और जैसे ही हम इनकी चीजों को खरीदना बंद करेंगे तो ये लोग अपने आप क्या हो जाएंगे? बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए मान जाएंगे। भाई पूछेंगे कि तुम हमारी चीजें क्यों नहीं खरीद रहे हो? बोले तुम जो है बंगाल विभाजन कर रहे हो, इसलिए हमें तुम्हारी चीजें नहीं खरीदना। अगर तुम बंगाल विभाजन का खत्म कर दोगे, रद्द कर दोगे उस निर्णय को, तो हम तुम्हारी चीजें वापस खरीदना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू की। बंगाल के अलग अलग जगह पर अंग्रेजी कपड़ों को लाया गया और चौराहे पर जलाया गया। और इसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, कि स्वदेशी अपनाया जाए, स्वदेशी चीजों को, स्वदेशी प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, अंग्रेजी लोगों के प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए। और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अंग्रेजों का वो मार्केट खत्म होने वाला था जो उनको इनकम दे रहा था, बेनिफिट दे रहा था। क्योंकि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपनी फैक्ट्री में बनाते थे और यहाँ के कपड़े बेचते थे। आपके गांव की, आपके शहर की जो मान लीजिए कपड़े बनते हैं वो महंगे बनेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे मशीन नहीं है, हाथ से बनाओगे। और इंग्लैंड से कोई कपड़ा बन के आएगा, मशीन से बनकर आएगा, तो उससे भी आधे दाम पर आपको मिल जाएगा। और फायदा किसको होगा? अंग्रेजी लोगों को, क्योंकि पैसा कहाँ जाएगा? अंग्रेजों के पास जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ा क्या किया गया कि इनके एक भी प्रोडक्ट को नहीं लेना है और इनके जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास है उनकी होली जला देना है। इसका विरोध किया गया। लेकिन उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए। उग्रवादी कहते हैं कि भैया आंदोलन होगा और पूरे भारत में होगा, केवल बंगाल में नहीं होगा। उदारवादी चाहते थे कि नहीं भाई, विभाजन केवल बंगाल का हुआ तो केवल बंगाल का होना चाहिए यार। इनका पहले से ही निर्णय था कि हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। अब इनके साथ एक और दिक्कत क्या हो गई कि जैसे ही बंगाल विभाजन की बात की गई और इसी समय मुस्लिम जो समुदाय था, मुस्लिम समुदाय को यह बात समझ में आ गई कि भाई हमारा ये जो बंगाल विभाजन हुआ है इससे हमको फायदा होने वाला है। क्योंकि इसी दौरान 1906 के अंदर जाके 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और मुस्लिम लीग ने समर्थन कर दिया बंगाल विभाजन का। बोले हम इसके सपोर्ट में हैं, बंगाल विभाजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में जाके पाकिस्तान बनाना है, बाद में जाके एक अलग देश बनाना है, मुस्लिमों का देश। इसीलिए इसका क्या किया गया? समर्थन किया गया। मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि जहां पर मुस्लिम बाहुल्यता ज्यादा थी वहां पर कौन सा देश बन जाए? बाद में जाके। और यहीं से पाकिस्तान की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और हमारी यूनिटी बिखर गई, हमारी जो एकता थी वो चली गई। क्योंकि इधर कांग्रेस लड़ रही है, उग्रवादी कहते हैं कि पूरे भारत में नहीं होना, पूरे भारत में होना चाहिए। उदारवादी कहते हैं कि पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। ठीक है। उग्रवादी में लाल बालपाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने तो शिवाजी उत्सव शुरू कर दिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव शुरू कर दिए, ताकि लोगों को इस बहाने कम से कम बुलाया जाए और कहा जाए कि भैया स्वदेशी अपनाया जाए। स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में शुरू किया गया।
बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र वाले इलाके से आते थे और उस महाराष्ट्र में मुंबई इलाके से वो आते थे, तो वहाँ पे उन्होंने शिवाजी उत्सव और ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन इन दोनों के मध्य क्या हो गया, विवाद हो गया, और ये जो विवाद था ये और उग्र हो गया। कहाँ पर, उग्रवादी और उदारवादियों के मध्य ये विवाद सूरत अधिवेशन में जाके और बढ़ गया। सूरत अधिवेशन होता है 1907 के अंदर। सूरत अधिवेशन का मतलब होता है कि कांग्रेस अपना एक मीटिंग बुलाती है सूरत शहर के अंदर। सूरत शहर आता है गुजरात में, है ना, गुजरात में आता है। राज बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं अधिवेशन की। अब होता यह है कि इसके अंदर जब भी कोई मीटिंग होगी कांग्रेस की, यानी कि जब भी कोई अधिवेशन होगा तो उसकी कोई ना कोई अध्यक्षता करता है, कोई क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। तो अब दो गुट बन गए थे, एक उग्रवादी गुट था, एक उदारवादी गुट था, और ये दोनों ही गुट काम कर रहे थे अपना अपना, लेकिन थे साथ में। तब तक विरोध जरूर करते थे, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस थी, एक थे सब। ये एक दूसरे की हंसी उड़ाते थे। उग्रवादी उदारवादी कहते, उग्रवादी उदारवादी से कहते थे कि देखो तुम्हारे होते हुए बंगाल विभाजन हो गया, तुम तो मूर्ख हो, है ना, तुमने हमेशा रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना पत्र लिखे, ये अंग्रेज है, ये प्रार्थना पत्र से नहीं मानेंगे, है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा कौन कहते थे, उग्रवादी। वो चाहते थे कि इनको कूटा जाए और बहुत बुरा मारा जाए, है ना, आंदोलन किए जाए, 1857 की क्रांति जैसे आंदोलन हो, तब ये मानेंगे। तुम तो हाथ जोड़ के खड़े हो कि साहब हमको हिस्सा दे दीजिए, प्रार्थना कर रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, इससे देश आजाद नहीं होगा। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई। क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा वो निर्णय लेगा कि भाई जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है वो संपूर्ण भारत में चलेगा या केवल बंगाल में चलेगा, केवल बंगाल में चलेगा या संपूर्ण भारत में चलेगा स्वदेशी आंदोलन, जो कपड़े जलाए जा रहे हैं। अब संपूर्ण भारत के सपोर्टर कौन है, उग्रवादी लोग। तो उग्रवादी चाहेंगे ना कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता हम करें, और जो अध्यक्ष होगा उसकी बात सबको मानना पड़ेगी। और मान लीजिए उग्रवादी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते तो वो तो कह देते कि भाई कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि पूरा जो स्वदेशी आंदोलन है पूरे संपूर्ण भारत में चलाया जाए। संपूर्ण भारत में जब चलेगा तो संपूर्ण भारत के लोगों को पता चल जाएगा कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और जो उदारवादी होंगे वो चाहेंगे कि केवल बंगाल में चले, क्योंकि विभाजन तो केवल बंगाल का हो रहा है। तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद जो था उसकी लड़ाई शुरू हो गई कि भैया अगर उग्रवादी अध्यक्ष बन गए तो वो तो संपूर्ण भारत में आंदोलन को फैला देंगे, और उदारवादी अध्यक्ष बन गए तो क्या होगा, उदारवादी अगर अध्यक्ष बनेंगे तो वो केवल बंगाल तक उसको सीमित रखेंगे। तो इधर उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रा पाल थे। विपिन चंद्रा पाल ये चाहते थे कि भाई बाल गंगाधर तिलक जी को क्या बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए। और ये पता था किसको, उदारवादियों को, क्योंकि इसके पहले उदारवादी ही अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे, उदारवादी के दल से थे। और इधर बाकी लोग थे, बाकी जो उदारवादी लोग बचे वो सब उदारवादी थे, रिक्वेस्ट वाले लोग थे। तो अब सूरत में ही अधिवेशन होगा ऐसा जानबूझकर किया गया, क्योंकि कांग्रेस का उस समय रूल था कि जो अधिवेशन किसी क्षेत्र के अंदर होगा वहां का लोकल व्यक्ति कभी अध्यक्ष नहीं बनेगा। समझ रहे बात को, लोकल व्यक्ति का मतलब कि मान लो सूरत में अधिवेशन हो रहा है तो सूरत मुंबई प्रांत में आता था, तो मुंबई प्रांत का कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस के अंदर है तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ये उदारवादियों को बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उग्रवादी बन गए अध्यक्ष तो पूरे भारत में आंदोलन को फैला देंगे, और ये उदारवादी नहीं चाहते थे। इसलिए सूरत के अंदर आयोजित करवाया गया, और सूरत के अंदर इसलिए आयोजित करवाया गया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आते थे मुंबई से, और मुंबई जो मुंबई प्रांत है उस मुंबई प्रांत में ही सूरत पड़ता था गुजरात का। अभी की बात अलग है, अभी वो गुजरात में आता है और इधर मुंबई महाराष्ट्र में आता है, लेकिन उस समय एक मुंबई बड़ा प्रांत हुआ करता था, और इस मुंबई प्रांत के अंदर ही, इस मुंबई प्रांत के अंदर ही एक नगर आता था सूरत। तो सूरत में किया गया, तो अपने आप बाल गंगाधर जी लिस्ट से बाहर हो गए। अब बचे कौन, लाला लाजपत राय। या तो लाला लाजपत राय बने या फिर और कोई बने, राज बिहारी घोष बने। तो उग्रवादियों की तरफ से कौन, किसको खड़ा किया गया, लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक साहब हट गए। क्यों हट गए, क्योंकि वो सूरत मुंबई प्रांत से आते थे, और कांग्रेस का नियम था कि जो व्यक्ति लोकल का होगा वो नहीं बन पाएगा, और ये जानबूझकर सूरत में आयोजित करवाया गया ताकि उग्रवादी नहीं बन पाए। फिर भी उग्रवादियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया लाला लाजपत राय को, और उदारवादियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया राज बिहारी घोष को। किसको किया, राज बिहारी घोष को। अब चुनाव हुए और चुनाव में कौन जीत गया, राज बिहारी घोष जीत गए। और जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ कि भाई राज बिहारी घोष चुनाव जीतेंगे या राज बिहारी घोष ही अगले अध्यक्ष होंगे सूरत अधिवेशन के, तो निर्णय अब किसका होगा, उदारवादियों का। उदारवादी जो चाहेंगे वो करेंगे यार भाई। तो यहाँ होती है लड़ाई, और भयंकर लड़ाई चलती है। लाते झूते जो आया हाथ में वो पड़े, सबको पड़े, अध्यक्ष जी को भी पड़े, सदस्यों को भी पड़े, उदारवादियों को भी पड़े, उग्रवादियों को भी पड़े, नारे भी पड़े, गालियां भी पड़ी, सब पड़ा। इसे कहते हैं सूरत की फूट। क्या कहते हैं, सूरत की, याद रखना, ठीक है। तो पूछा जाएगा सूरत की फूट के वक्त, सूरत की
फूट के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? रास बिहारी घोष। लड़ाई क्यों हुई थी? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत में रहेगा या केवल बंगाल में रहेगा? अध्यक्ष किस दल का बना? उदारवादी का। उग्रवादी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जो सबसे कद्दावर लीडर इनके थे बाल गंगाधर तिलक साहब, वो मुंबई से आते थे और वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे कांग्रेस के नियमानुसार। कांग्रेस का नियम था कि जो लोकल होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसलिए लाला लाजपत राय को खड़ा किया गया। उनकी लोकप्रियता भी थी लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं और रास बिहारी घोष चुनाव जीत जाते हैं। फिर निर्णय लिया जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन होगा वो संपूर्ण भारत में नहीं चलाया जाएगा, केवल बंगाल में चलाया जाएगा। यही सारी चीज वहां पर घटित हो रही थी। इसे कहते हैं सूरत की फूट। और सूरत की फूट के दौरान ही जितने भी ये लोग होते हैं उदारवादी, खुश हो जाते हैं भाई अपना अपना अध्यक्ष बन गया है, और अंग्रेज इनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि ये तो रिक्वेस्ट करने वाले लोग थे। अंग्रेज इनसे डरते भी नहीं थे, इनको पता है कि भाई उदारवादी लोग होंगे तो हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े रहेंगे। उदारवादियों से पूछा गया भाई क्या करना है? बोले स्वदेशी आंदोलन हम केवल बंगाल में चलाएंगे, पूरे भारत में नहीं चलाएंगे। अंग्रेज खुश हो गए, बोले और बताओ क्या करना है? बोले जितने जितने लोग ये उग्रवादी हैं इनको अंदर डाल दो। बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जेल में चले गए, ठीक है, मांडले जेल के अंदर उनको बंद कर दिया गया। ऐसे जितने भी लीडर्स उस समय उग्रवादियों में हुआ करते थे वो सब अंदर चले गए और स्वदेशी आंदोलन फीका पड़ गया। जो स्वदेशी आंदोलन में उग्रता होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपने आप में टूट गई, मुस्लिम लीग ने अपना अलग स्थान बना लिया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि बंगाल का विभाजन हो और बाद में जाके पाकिस्तान बन जाए। तो यूनिटी जो भारत की थी, जो एकता भारत के अंदर थी, वो खत्म हो गई और इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन धीरे 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 खत्म होने लगा। फिर भी इन्होंने बड़े स्तर पर इस आंदोलन को किया। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या डिटेल है। जो मैंने कहानी आपको बताई वो लिखी हुई आपको सुना देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले कांग्रेस की बात हमने की थी तो मैं कांग्रेस से ही शुरू करता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या बात रही होगी। अनेक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी, यानी कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो एक प्रेशर को बाहर निकालने की बात थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमानस में जितना भी मौजूदा असंतोष था, एक मंच उसके लिए चाहिए था और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका गठन किया गया। लाला लाजपत राय उग्रवादी चरण से आते थे, उग्रवादियों में आते थे, तो लाला लाजपत राय तो यही मानते थे कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों की वजह से हो रही है और अंग्रेज खुद चाहते हैं कि कांग्रेस बने और कोई उनके सामने आंदोलन नहीं करे, प्रेम से बात रखे। तो लाला लाजपत राय सेफ्टी वालों सिद्धांत को फॉलो करते थे और कहते भी थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। कुछ लोग ये मानते थे कि ये अंग्रेजों की देन नहीं है, ये तो भारतीय लोगों ने आगे रहकर बनाई है और अब भारतीय लोग जाग चुके हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीय की ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके माध्यम से वो भारतीय राजनीतिक और आर्थिक मांगों को सरकार के सामने रख सके, अंग्रेजों के सामने रख सके। तो कुछ लोग मानते थे कि भाई अंग्रेजों ने बनाई है कांग्रेस, और कुछ लोग मानते थे कि नहीं भाई भारत के लोग अब विकसित हो चुके हैं, भारत के लोग अब पढ़े लिखे हैं, तो भारत के लोग अब खुद जानते हैं कि सरकार से बात कैसे मनवानी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवा दी। ठीक है, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो उसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। तो ये बात आपने देखी। अब कांग्रेस की जो स्थापना है उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे, कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई होगी। तो पहला तो है लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद आंदोलन को आगे बढ़ाना, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना था और इसको अगर भगाना है, इनको भगाना है यहाँ से, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए 1885 में स्थापना कर दी गई। भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना तथा उन्हें राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, लोगों को ये बताना कि आखिर में हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये लोगों को कौन बताए। तो एक पार्टी होनी चाहिए जिसके अपने लक्ष्य हो, जो अपने लक्ष्यों के लिए काम करे कि भाई अगले साल हमें ये चीज़ें अंग्रेजों से करवाना है, उसके अगले साल हमें ये करवाना है, तो हम धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चलें और आगे जाके हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाए। तो शुरुआत में तो इनका कभी ये उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेज को यहाँ से भगाना है, शुरुआत में बस इनका इतना उद्देश्य था कि जो सरकार चल रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, हम भी लोग उसमें रहें, भारतीय लोगों को भी उसमें काम मिले, ये वही चाहते थे। देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु कार्यकर्ता नेताओं के मध्य संपर्क स्थापित करना तथा उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए पार्टी की आवश्यकता थी, जो कांग्रेस ने भलीभांति पूर्ण भी की। उपनिवेशवादी विरोधी, उपनिवेशवाद मतलब जो लोग दूसरे देशों के अंदर अपना व्यापार करते हैं, उन पर अधिकार जमा लेते हैं, जैसे अंग्रेजी लोग, तो उपनिवेश कहते हैं उसको, कॉलोनी कह सकते हो आप, है ना, कि दूसरा देश कॉलोनी। भारत किसकी कॉलोनी था? भारत अंग्रेजों की कॉलोनी था। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना के पीछे इतने सारे उद्देश्य थे। जाति, धर्म और प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए और ये कहा जाए कि भाई अगर आप इस पार्टी से जुड़ते हो तो आप मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ एक यूनिटी के फॉर्म में आ जाओगे, यूनिटी के रूप में आप अंग्रेजों के सामने खड़े हो जाओगे। अगर आप सभी इसकी सदस्यता लोगे, इस पार्टी की सदस्यता लोगे, तो सभी लोगों को ये माना जाएगा कि सभी राष्ट्रवाद के लिए आगे आ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ इस भारत देश के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसलिए इस पार्टी का स्थापना किया गया और ये इसके उद्देश्य थे, और सभी उद्देश्य के पीछे एक ही कारण था कि कैसे भी अंग्रेजों को भगाना है। इन सभी के बाद बंगाल का विभाजन किया जाता है और बंगाल का विभाजन होता है 1905 के अंदर। अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन के समय किया गया। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन नाम का एक व्यक्ति आता है और लॉर्ड कर्जन क्या करता है,
लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है। कहता है भाई बंगाल के 2 टुकड़े किए जाएंगे और केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो जाता है कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिटी अभी अभी तो बनी है, अभी अभी तो कांग्रेस बनी है, और अगर यूनिटी टूट गई तो हमारे ये विद्रोह, ये आंदोलन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, चलिए सारे के सारे आंदोलन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बंगाल में विभाजन में कर्जन की क्या भूमिका थी, कर्जन क्यों चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। बंगाल में लगभग उस समय जो लोग रहते थे वो 8 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला प्रांत हुआ करता था, यानी कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोग उस समय रहा करते थे। और जब बंगाल में सबसे ज्यादा लोग रहते थे तो उसमें हिंदू भी होंगे और उसमें क्या होंगे, मुस्लिम भी होंगे। तो कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा कर दी और इसने कहा कि जो 8 करोड़ लोग हैं इनको आपस में अलग अलग कर दिया जाए, तो इससे हमको काफी फायदा होगा। 3.1 करोड़ की आबादी के साथ 3 और 2 के अनुपात में हिंदू मुस्लिम सहित पूर्वी बंगाल और असम के एक प्रांत की घोषणा कर दी गई। कह दिया गया कि भाई ये जो पूरा पूरा बंगाल है इसके 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक पूर्वी बंगाल कहलाएगा और एक पश्चिम बंगाल कहा जाएगा। एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होगी। धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर इनको अलग कर दिया गया और यूनिटी इनकी तोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक होकर रहेगा तो ज्यादा विरोध होगा, ताकि इनको आपस में लड़वा दिया जाए। और जैसे बंगाल विभाजन होगा तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगेंगे, और हिंदू मुस्लिम अगर आपस में लड़ने लगे तो इनकी यूनिटी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इनको अलग किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बारे में याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल प्रांत में सर्वाधिक हिंदू थे, जो अभी वर्तमान में आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक हिंदू रहा करते थे। अब विभाजन का परिणाम क्या हुआ, यानी कि विभाजन की वजह से क्या क्या दिक्कतें आई। ठीक है, तो विभाजन का परिणाम तो ये होगा कि सबसे पहले लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हो गया। विभाजन ने पूरे भारत में भारी आक्रोश और शत्रुता फैला दी, और शत्रुता को जन्म दिया कांग्रेस के सभी वर्ग, नरमपंथी भी और कट्टरपंथी भी, यानी कि नरम दल और गरम दल, इन्होंने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। बस विरोध में अंतर यह था कि नरम दल चाहते थे कि विरोध सीमित दायरे में हो, केवल बंगाल तक हो, सभी जगह पर नहीं हो। इस घटना में एक संघर्ष को जन्म दिया और उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन में एक नारा दिया गया कि हमें क्या करना है, स्वदेशी अपनाना है, सारी चीजें हमारी लोकल होनी चाहिए, और जो विदेशी चीजें हमारे पास है उनकी होली हमें जला देनी चाहिए, उसकी होली हमें क्या कर देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, या चौराहे पर लाकर उन कपड़ों को जला देना चाहिए। तो इस घटना के बाद, बंगाल विभाजन के बाद आक्रोश पनपा, और आक्रोश ने संपूर्ण भारत को धीरे धीरे अपनी जद में ले लिया। स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक आंदोलन शुरू हुआ और अन्य जगहों पर भी इसका प्रभाव था। उदाहरण के लिए डेल्टाई आंध्र में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में से जाना गया, यानी कि आंध्र प्रदेश, बंगाल कहाँ पर है, आप ऐसे देखोगे तो बंगाल यहाँ पर है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तो इस आंध्र प्रदेश में भी वंदे मातरम आंदोलन शुरू हो गया। आप सोचिए कि आंदोलन कहाँ पर हो रहा है, बंगाल में, प्रभाव कहाँ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई जो थी ये काफी बड़ा रूप ले चुकी थी, क्योंकि ये सभी लोग धीरे धीरे भारत के तमाम राज्यों में फैल चुके थे, और तमाम राज्यों के बाद लोगों को यह पता लगने लगा था कि स्वदेशी आंदोलन अब हो चुका है, और स्वदेशी आंदोलन जितना उग्र होगा उतना अंग्रेजों के लिए दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर वंदे मातरम आंदोलन शुरू हो चुका था। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यह आंदोलन जो था स्वदेशी आंदोलन, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं था। तिलक महोदय ने यहाँ पर मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू कर दिए, ताकि लोग जुड़े, और लोग जब ज्यादा से ज्यादा गणपति उत्सव में आएंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन हम कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। एनी बेसेंट ने भी ऐसा शुरू किया, सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसा शुरू कर दिया। और नरम दल चाहता था कि ये केवल बंगाल में हो, सभी जगह पर नहीं हो, और गरम दल जानबूझ के इसको फैलाना चाहता था। गरम दल चाहता था कि सभी जगहों पर यह आंदोलन किए जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है सर, आगे की कहानी देखते हैं। इस विरोध में ब्रिटिश वस्तु विशेष रूप से बहिष्कार करने के लिए कपड़े वगैरह को जलाया गया। अपनी देशभक्ति को रेखांकित करने और उपनिवेशवादियों को चुनौती देने के लिए वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शनकारी ने विरोध शुरू कर दिए। पूरे बंगाल में कई हजार स्वयंसेवकों ने कई समितियां बना दी, अलग अलग कमेटी बनाई गई, और यह कमेटी सब एक ही नारा इनका था कि कैसे भी करके इन स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए और विदेशी वस्तुओं को जला दिया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब बंगाल से ही आते थे, और इन्होंने एक गीत की रचना कर दी, अमार सोनार बांग्ला, और ये अमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। तो याद रखिएगा, इन्होंने अमर सोनार बांग्ला शुरू किया, अमर सोनार बांग्ला, और अमर सोनार बांग्ला जो है, और अमर सोनार बांग्ला जो है वही वर्तमान में हमारा क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। माई गोल्डन बंगाल इसे कहते थे, जो अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, अमर सोनार बांग्ला। लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब लिखा गया था, स्वदेशी आंदोलन के समय। तो पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, तो इन्होंने लिखा था, इन्होंने विरोध तो किया था, लेकिन अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं उसको जलाने से इन्होंने विरोध किया था। स्वयं आपका जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने भाग तो लिया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी वस्तुओं को जलाया जाए। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, और ये एक चित्रकार भी थे, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्होंने बहुत सारा सहयोग उस समय स्वदेशी आंदोलन को दिया था।
देशभक्ति के गीतों और बंगाली राष्ट्रवाद के संदेश को यात्रा एवं लोकप्रिय थिएटर में प्रस्तुत किया गया। यानी कि यहाँ पर जितने भी नुक्कड़ नाटक वगैरह होते थे, इन सब नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों ने चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई आप लोगों को अंग्रेजों की वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना है, आप लोगों को स्वदेशी अपनाना है, लोकल फॉर वोकल करना है ना। अंग्रेजों की चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होता है, आपके सामने है, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, देख लीजिए। इस प्रकार से लोगों को ये समझाते थे। ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पे चल रही थी। तो बंगाल विभाजन में प्रभाव देख लिया आपने, क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब बंगाल विभाजन की बात करें तो इसके प्रभाव में 1905 में कर्जन ने भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया, लेकिन यह आंदोलन कई वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने कर्जन को बुला लिया था कि बेवकूफ क्या करके आ गया वो, है ना, अब अपने ताऊद में अंतिम कील ठोक रहे हो। इंग्लैंड समझ चुका था कि स्वदेशी आंदोलन फिर से खड़ा हो रहा है, और अगर ये सच में कामयाब हुआ तो ये हमारे लिए दिक्कत होगी। तो कर्जन कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। अनंतः 1911 में मैंने आपसे कहा था कि लॉर्ड हार्डिंग के समय एक व्यक्ति आता है और बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है, कहता है भैया कोई बंगाल विभाजन नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेज ने क्या कर दिया? बंगाल विभाजन रोक दिया। यानी कि 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो इसलिए रोक दिया क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कामयाब हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन जो था 1911 में, बंगाल का जो विभाजन 1905 में किया था कर्जन ने, वो हार्डिंग के समय क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया, और कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो भारत की राजधानी 1911 तक कलकत्ता थी और बाद में दिल्ली स्थापित कर दी गई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का महत्व काफी बढ़ गया और बाद में यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर पहुंच गया। क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेज दबाव में आए और दबाव के बाद उन्होंने बंगाल विभाजन, जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उसको देखते हुए बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन और कर्जन में क्रूर व्यवहार से राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस में एक ज्वलंत आंदोलन के मोड़ पर खड़ी हो गई। यानी कि कांग्रेस के अंदर भी ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। अब कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे वो भी जेल से छूट के आने लगे थे, जिनको जेल में उस समय डाला गया था। तो उनको जेल में जाने के बाद एक बात पता चली कि यार हम अगर जेल में थे तो इसके पीछे कारण हम ही थे। कारण कौन थे? हम लोग। बाल गंगाधर तिलक साहब जेल से बाहर आ गए, बाल गंगाधर तिलक, बाकी लोग भी धीरे धीरे जेल से बाहर आने लगे और उन्होंने कहा यार अंग्रेज ने हमें जेल में डाला, इस वजह से नुकसान किसको हुआ? इस वजह से नुकसान हम लोगों को हुआ। दोनों कांग्रेस को लगा, उदारवादियों को भी लगा कि यार कैसे भी थे उग्रवादी अपने ही भाई थे, अपने ही साथ रहते थे। उग्रवादी को भी लगा कि यार कैसे भी थे बुजुर्ग लोग थे, अनुभवी लोग थे, इसलिए रिक्वेस्ट करके बात मनवाते थे। हम आजकल के नए नवेले लोग, हम जोश में आके बात मनवाते थे। तो हम लोगों को ना वापस से एक होना चाहिए, और अगर हम लोग एक होंगे ना तभी अंग्रेज को भगा सकते हैं। हमने क्या करा? हमने आपस में लड़ लिए। हम आपस में लड़ लिए तो मुस्लिम लीग अलग बन गया, उग्रवादी हम जेल में चले गए, उदारवादी अंग्रेजों के साथ हो गए, उनकी बात उनको रिक्वेस्ट करने लगे। और इन सबके बाद हुआ क्या? उन सबके बाद वो कहानी चल रही है। 1906 में जब मुस्लिम लीग बना, और मुस्लिम लीग बना तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार, और मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को क्या मिल गया? पृथक निर्वाचन मिल गया। मान लीजिए ए नाम का कोई शहर है, इसके अंदर अगर चुनाव होगा तो मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग ने यह मांग रखी कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर ए नाम के शहर में चुनाव होगा तो जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, ये व्यक्ति जो होगा ये मुस्लिम खड़ा होगा, और इसको जो वोटिंग करेंगे वो लोग भी मुस्लिम होंगे। वो लोग भी कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। देखो एक क्या होता है, एक सामान्य निर्वाचन होता है जो आपके यहाँ पे होता है, आप सबके यहाँ पे होता है, चाहे सीट एससी की रिजर्व हो चाहे एसटी की रिजर्व हो, लेकिन वोट तो सब डालते हो ना आप लोग। भाई मान लो कोई सीट है एससी की, रिजर्व है, ऐसा तो नहीं है ना भारत में कि एससी की सीट है तो एससी के लोग वोट डालेंगे, ऐसा तो नहीं है, वोट तो सब डालते हैं। तो मुस्लिम लीग इस बात से डरता था कि रिजर्वेशन अलग दे दिया जाए मुस्लिम लोगों को तो भी कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग जब वोट करेंगे तो हिंदू लोग उसे कह सकते हैं कि भाई हम तुझे जिता देंगे, पर तू ना वो वाली बातचीत मत करना, तब हम तुझे वोट देंगे। इसीलिए पृथक निर्वाचन लाए कि मुस्लिम डरते थे कि जब मुस्लिम लीग के अंदर इस तरह की बातें होगी तो हम पृथक निर्वाचन की डिमांड करेंगे, और यही बात अंग्रेजों ने मान ली और मार्ले मिंटो सुधार में क्या करा? पृथक निर्वाचन दे दिया। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर ए नाम के शहर में कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको वोटिंग भी केवल मुस्लिम लोग करेंगे, हिंदू लोग नहीं करेंगे। तो चाहे यहाँ पे 100 लोग रहते हो और 10 रहते हो मुस्लिम, 90 रहते हो हिंदू, तो हिंदू लोग वोट नहीं कर पाएंगे और केवल 10 लोग वोट करेंगे और ये व्यक्ति जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि पृथक निर्वाचन है। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी? हिंदू। फिर भी जीता कौन? मुस्लिम लीग का कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि पृथक निर्वाचन है। अब जब बाल गंगाधर तिलक वगैरह जेल से बाहर आए तो मुस्लिम लीग से बात की गई कि भैया तुम अंग्रेजों के साथ क्यों हो, क्या कारण है? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन दे रखा है। पृथक निर्वाचन समझते हो बाबू भैया क्या होता है? पृथक निर्वाचन का मतलब
कि हम अगर कैंडिडेट खड़ा करेंगे मुस्लिम तो वोट भी मुस्लिम लोग देंगे, चाहे आपके हिंदू वहां पे कितने ही हो, वो वोट नहीं डालेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा हमारे साथ आओ, हम भी वही दे देंगे तुम्हें। हमारे साथ आओगे और अंग्रेज को हम जहां से भगाएंगे तो हम भी डिमांड करेंगे अंग्रेजों से कि इनको क्या दिया जाए, पृथक निर्वाचन दिया जाए। और बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा यार उग्रवादी उदारवादी जो है वो भी तो हमारे ही भाई है। तो एक तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेज ने इन सबको बांट दिया था, उग्रवादी अलग हो गए थे, उदारवादी अपना रास्ता अलग चुन लिए थे। मुस्लिम लीग को मार्ले मिंटो दे दिया था, पृथक निर्वाचन दे दिया था, तो मुस्लिम लीग तो अपने में राजी थी, ये तो चाहती थी कि बंगाल का विभाजन हो जाए। 1906 में इनका कमेटी बन गया। जब स्वदेशी आंदोलन बढ़ने लगा, बंगाल का विभाजन निरस्त हो गया, तो मुस्लिम लीग को भी ये समझ में आ गया था कि अब दाल गलने वाली नहीं है। उग्रवादी लोग जेल से छूट के बाहर आ चुके थे, उदारवादी को भी समझ में आ गई थी कि अपने भाइयों से लड़ाई करके हमें कुछ मिला नहीं है, तो आपस में लड़ने से कोई फायदा होगा नहीं, तो इनको भी बात समझ में आ गई थी। अब ये तीनों चाहते थे कि हम आपस में क्या करें, मिल जाए, एक हो जाएं, और हम एक हो गए तो वापस से यूनिटी बनेगी, वापस से विद्रोह शुरू हो जाएंगे, वापस से अंग्रेजों के खिलाफ काम शुरू होगा। तो इनको आपस में मिलवाने का काम उग्रवादी और उदारवादी को एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट उग्रवादी और उदारवादियों को लखनऊ के अंदर एक समझौता हुआ, लखनऊ में इनका अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इस अधिवेशन में उग्रवादी भी आए, उदारवादी भी आए और मुस्लिम लीग भी आ गया, क्योंकि मुस्लिम लीग को यह कह दिया गया था कि भाई जब भी अपनी सरकार आएगी या जब भी हम शासन में आएंगे, कांग्रेस ने कह दिया था कि हम तुमको पृथक निर्वाचन दे देंगे। इसीलिए यही बड़ा कारण बना बाद में पाकिस्तान बनने का, क्योंकि मुस्लिम लीग को यह वचन दिया जा चुका था कि जब भी हम आए तो आपको क्या देंगे, पृथक निर्वाचन देंगे। पृथक निर्वाचन सीधी सी बात है कि वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, वोटिंग भी केवल मुस्लिम करेंगे, चाहे वहां पर संख्या हिंदुओं की कितनी भी हो। इसलिए मुस्लिम लीग भी साथ में आ गया, और इसमें समझौता यह हुआ कि अब हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, उग्रवादी भी और उदारवादी भी। इससे ही कहा जाता है लखनऊ समझौता। क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। तो पूछे लखनऊ समझौता क्या है तो बता दोगे? लखनऊ समझौता जिसमें उदारवादी उग्रवादी सब एक हो गए, तो लखनऊ के अंदर हुआ था। ठीक है, उग्रवादी की तरफ से उदारवादियों की तरफ से कौन आया, क्या हुआ, ये सब बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है बात? आया समझ में? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? चलो, विरोध हो गया भाई, विरोध के आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन बढ़ रहा था, आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में एंटी पार्टीशन ऑफ मूवमेंट थी, है ना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया, और बंगाल में अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने हेतु सरकार ने दबाव बनाने के लिए नरमपंथी द्वारा विभाजन विरोधी अभियान जो शुरू किया था उसका साथ दिया। और आगे क्या हुआ, सरकार को लिखित याचिका दी गई, जनसभाओं का आयोजन किया गया और कहा गया कि यार बंगाल विभाजन रद्द कर दो। विभाजन के कारण बंगाल में विभाजन विरोधी जो सभाएं हो रही थी, जिसके तहत सबसे पहले विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ मैनचेस्टर से निर्मित कपड़ों में, यानी कि जो मैनचेस्टर से निर्मित कपड़े आते थे, लिवरपूल नमक जैसे चीजों को बहिष्कार किया गया, जो भी नमक वगैरह आता था उसका बहिष्कार किया गया। विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधी। आंदोलन के मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रभाव व्यापक रूप से देखा गया था। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना और बॉम्बे में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू हो गए। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में ये शुरू हुआ। सैयद हैदर रजा साहब ने इसका नेतृत्व दिल्ली में किया। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण भारत में लगभग ये फैल चुका था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हो चुका था। यह सब बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहा था, इसीलिए बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, तो सबसे पहला प्रभाव तो यही हुआ कि आंदोलन की वजह से ही बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आयात में गिरावट आ गई, यानी कि आयात में गिरावट का मतलब जो है कि अंग्रेजी लोगों को नुकसान होने लगा व्यापार के अंदर। आयात में क्या हो गई, गिरावट आ गई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1905 से 8 तक विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई, है ना। आयात कम हो गया, यानी कि इंग्लैंड से भारत में सामान कम आने लगा, आयात में गिरावट आई। उग्रवाद का विकास हो गया, लोग समझ चुके थे कि अंग्रेजों को ऐसे ही सबक सिखाया जाना चाहिए, उग्र होने लगे लोग। मार्ले मिंटो सुधार भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार जो है ब्रिटिश शासन भारतीयों को कुछ रियासतें देने हेतु राजी हो गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सुधारों की रूपरेखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब जैसे ये लोग विरोध करेंगे ना विदेशी कपड़ों का, तो अपने भारत में बनना शुरू हो जाएगी चीजें। तो भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने कहा भाई विदेशी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने शांति निकेतन बना दिया। ठीक है, किसी ने कहा विदेशी कपड़े नहीं पहनना है, तो यहीं पर फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई। किसी ने कहा भाई हम विदेशी की ये चीज़ नहीं खाएंगे, तो गांव में ही
चीजें बनने लगी। ठीक है, तो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित की गई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, बंगाल में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोले गए भारतीय लोगों की तरफ से, स्वदेशी उद्योगों में वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने कहा भाई तुम चाहते हो कि हमारे इंग्लैंड की कोई चीज तुम्हें नहीं रखना है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम तुम्हारे यहाँ पे फैक्ट्री डाल देंगे, फिर यही करेंगे काम। तो भारत में फैक्ट्री लगने लगी, भारत में स्कूल्स खुलने लगे, भारत में बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र खुलने लगे, क्योंकि विरोध इसलिए हो रहा था कि तुम इंग्लैंड में बनाते हो, तुमको फायदा हो रहा है, यहाँ बनाओ। तो इंग्लैंड ने कहा हाँ साहब हम यहाँ बना देंगे, बस अब तुम आंदोलन बंद कर दो। तो प्रभाव क्या हुआ, एक तो आंदोलन की वजह से बंगाल विभाजन रद्द हो गया, दूसरा ये सारी चीजें भारत में होने लगी, उद्योग भारत में लगने लगे, स्कूल्स भारत में बनने लगे, IIT बनने लगी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनने लगे। और ये सब बात अंग्रेज इसलिए कर रहे थे ताकि लोग उग्र न हो, लोगों में उग्रता जो है वो न हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसमें भारतीय कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि भारत में जब लोगों ने विरोध शुरू किया कि भाई हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो कौन से कपड़े पहनोगे, भारत के कपड़े पहनोगे। और भारत के कपड़े कहाँ बन रहे हैं, हथकरघा उद्योग में, घरों में बन रहे हैं, हाथों से बन रहे हैं। तो ये लोग ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे, भाई आपने कहा हम जींस नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि इंग्लैंड से बन के आ रही है, तो फिर क्या पहनोगे, भारतीय पहनेंगे। तो भारत में कहाँ बन रही है, घरों के अंदर बन रही है, हथकरघा उद्योग बढ़ गया। ठीक है, भारतीय उद्योगों में स्वदेशी वस्तुओं का पुनर्जागरण के साथ उत्थान किया गया और इसको जोड़कर देखा गया, विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं का बहिष्कार किया गया, और ये सब आंदोलन के प्रभाव रहे। ठीक है, तो इन आंदोलन के प्रभाव में ये बातें आपको याद रखनी है। बात की कहानी मैंने आपको बताई कि लखनऊ समझौता होगा। लखनऊ समझौता किस किस के बीच होगा, 3 लोगों के बीच। मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई अब अंग्रेज से हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और कांग्रेस से कहा कि अगर तुम हमें मार्ले मिंटो सुधार जैसा काम दोगे तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। उग्रवादी को समझ में आ चुका था कि जेल ही मिली है, इसके सिवा कुछ मिला नहीं है, तो पुनः साथ में आना चाहिए, और लखनऊ के अंदर यह हुआ। 1916 में लखनऊ के अंदर इनका पुनः सम्मेलन हुआ, जिसे लखनऊ का अधिवेशन कहा जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन में ये मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता होता है, लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अध्यक्षता उस समय कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार थे और मदन मोहन मालवीय थे। तो कांग्रेस उदारवादी की तरफ से अंबिका चरण मजूमदार और मदन मोहन मालवीय, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना महमूद अली जौहर ये सब आए थे। लखनऊ समझौते का क्या महत्व था, भारतीय स्वतंत्रता में हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो रही थी, भारत के लिए स्वशासन और स्वराज की मांग करने लगे थे। इनका कभी डिमांड नहीं रहा देश को आजाद करवाने का, इनका हमेशा डिमांड था कि कम से कम हमें स्वदेशी स्वराज दिया जाए। लोकल जो गवर्नमेंट है, गांव की सरकार है, शहर की सरकार, ये हम चलाए, सिटी की आप मतलब केंद्र की आप चला लो, राज्य की आप चला लो, जैसे नगर पालिका नगर निगम ये सब होते हैं, ये हमको दे दो, ऐसा कांग्रेस चाहती थी। सिविल सेवा और विधायिकाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक का महत्व बनाया जाए, और हिंदू मुस्लिम में राजनीतिक सहयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो लखनऊ समझौते में जो सूरत फूट थी, जिसमें उग्रवादी उदारवादी अलग अलग हुए थे, वो एक हो गए, और मुस्लिम लीग जो अलग हुई थी, जिसने अपना मुस्लिम लीग बना लिया था 1906 में, वो भी अब इनके साथ आ गए। तो अब यूनिटी वापस बन गई है। अब जब यूनिटी बन गई है तो इसी समय आगे जाके होम रूल लीग मूवमेंट आएगा। होम रूल लीग मूवमेंट मतलब स्वराज की बात होगी कि भाई लोकल गवर्नमेंट हमको चलने देना चाहिए, ये सारी बात होगी। ठीक है, तो बाकी चर्चा अपन जो है इसके अंदर कर चुके हैं। लखनऊ समझौता समझ में आया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में आपको समझ में आया होगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं, एक बार बताएंगे आप लोग। कितने लोग लाइव हैं, एक बार देखें। सभी लोग यस लिखेंगे, क्या कोई दिक्कत? अरे बाप रे, क्लास में तो आया करो यार कम से कम, कहाँ जाते हो आप, इतना बढ़िया समझाया जा रहा है, नींद आती क्या क्लास में? इतनी बेसिक बेसिक बातें समझ में नहीं आ रही है। यस लिखेंगे सभी लोग। अठारह की क्रांति के बाद विद्रोह हुए, विद्रोह के बाद लोगों ने एक पार्टी बना ली, पार्टी बनी तो डिमांड होगी, और पार्टी बनने के बाद पार्टी के अंदर ही लड़ाई शुरू हुई और 2 दल बन गए, उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी और उदारवादी के अलावा एक और दल बना जिसे मुस्लिम लीग कहा गया 1906 के अंदर। क्यों बना? क्योंकि चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो, और बंगाल का विभाजन होगा तो हमारा काम होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं, फटाफट से बताएंगे। कोई डाउट हो तो आप फटाफट से पूछिए, इसके आगे की कहानी भी अपन पढ़ेंगे। बताइए सर, जितने भी लोग क्लास में लाइव देख रहे हैं यस लिखेंगे एक बार, ताकि मुझे पता तो चले कि आप कौन कौन हो क्लास में, है ना। पढ़ लो यार, पढ़ लो इज्जत के साथ, पढ़ोगे तो काम होगा। चलो पूछो, कुछ फटाफट से आंसर करना है ना? जो भी लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो तो जाए घर पे अपने। जो भी लोग देख रहे हैं वो कम से कम आंसर बताएंगे। चलो बताओ, क्या बताओगे? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ बताओ? बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कौन कौन था वायसराय, है ना? वायसराय बोलेंगे, गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? बंगाल विभाजन किस गवर्नर वायसराय के समय हुआ? वायसराय। विभाजन रद्द किसके समय हुआ था? रिंकू बताओ फटाफट, रद्द किसके समय हुआ, किस वायसराय के समय?
तबियत कैसी है तुम्हारी? बढ़िया? आप हो गए प्लेटलेट्स बढ़े कि नहीं बढ़े, कि नहीं बढ़े? चलो, विभाजन रद्द किसके समय हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन। कांग्रेस की स्थापना बताइए, किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? सेफ्टी वॉल्व किससे संबंधित है? सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या है? सेफ्टी वॉल्व किसने इसका समर्थन किया था और किसने कहा था कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत पर आधारित है कांग्रेस की स्थापना? सेफ्टी वॉल्व। बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कर दी गई किस वर्ष? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कर दी गई। सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? आंसर करेंगे। ठीक नहीं है अभी, आराम करो, आराम, सोए से देखो क्लास। चलिए, सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? सूरत अधिवेशन के समय, बाकी लोग आंसर करेंगे सभी लोग। सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? ये सारे प्रश्न अभी सोल्व किए अपन ने। सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? सूरत अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन था? मार्ले मिंटो सुधार क्या है? एक लाइन में बता दो, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये 1909 में है ना? बता दो मार्ले मिंटो सुधार में क्या था, किसकी बात की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार में किसकी बात की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? अभी तक जो चीजें अपन ने पढ़ी ना, इसमें 1911 तक की बातें पढ़ ली है। अब इसमें होगी होम रूल लीग मूवमेंट आएगा। होम रूल लीग मूवमेंट के बाद यहां पर गांधी जी की भी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अब गांधी जी आ जाएंगे 1915 में, वो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक जो अपन ने चर्चा की, इसमें गांधी जी अब तक नहीं आए, लेकिन जैसे ही होम रूल लीग मूवमेंट शुरू होगा तब तक गांधी जी की एंट्री भारत में हो जाएगी, है ना? और गांधी जी होम रूल लीग मूवमेंट का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी जी की भी एंट्री इसमें होगी और बाद में अपन असहयोग आंदोलन। ये आंसर बताओ सभी लोग एक एक करके, मैं सुन के जाऊंगा। ठीक है सर, ड्यूटी पे नहीं गए, कोई बात नहीं। चलिए आंसर करेंगे फटाफट। आप लोगों को समझ में तो आया ना जो कहानी आपको बताई गई? मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपको बताई जाए ताकि आपको याद रहे। देखो, इतने सारे फैक्ट बताए, ये अगर मैं सीधे फैक्ट बता देता तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या कहानी थी। अब मैंने पूरी कहानी आपको समझाई, तो ये आपको याद भी नहीं करना है। स्वदेशी आंदोलन क्यों होगा? क्योंकि बंगाल का विभाजन होगा। स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन 1905 में होगा, तो स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में होगा। बंगाल विभाजन का वायसराय कौन था? कर्जन था। कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। रद्द किसके समय हुआ? हार्डिंग के समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार आयोजित हुआ और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कर दी गई। बंगाल का विभाजन, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बताया था। सेफ्टी वॉल्व लाला लाजपत राय ने दिया था, कहा था कि भाई ये कांग्रेस की जो स्थापना है तो अंग्रेज की वजह से हो रही है। कलकत्ता से दिल्ली स्थापित हो गई 1911 में, है ना? क्योंकि इसी समय बंगाल का विभाजन रोक दिया गया। सूरत बंगाल विभाजन क्यों हुआ था? हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए। लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और कांग्रेस भी उस समय एक हो गई थी। ठीक है, लखनऊ के अंदर अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मार्ले मिंटो सुधार क्या करता है? पृथक निर्वाचन की बात करता है, अलग अलग चुनाव नहीं होना चाहिए, एक ही कैंडिडेट होगा, मुस्लिम कैंडिडेट, उसको वोट भी मुस्लिम कैंडिडेट डालेगा। इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, है ना? मार्ले मिंटो एक व्यक्ति का नाम है, सुधार मतलब उसने सिफारिश की होगी, रिकमेंडेशन किया होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है, और मुस्लिम लीग क्या करती है? बंगाल विभाजन का समर्थन के विरोध समर्थन करेगी, क्योंकि वही तो चाहेगी बाद में कि पाकिस्तान बने। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद की कहानी जो है अपन कल पढ़ेंगे, है ना? कल अपन में